लॉस एंजलिस शहर के बीचों बीच ट्रैफिक जाम को दिखाने से इस मूवी की शुरुआत होती है, जहां एक कार के अंदर हम ईव नाम की औरत को देखते हैं जो अपने बेटे जोश और अपनी बेटी इजी को उनके कॉलेज छोड़ने के लिए जा रही थी। वो सब काफी ज्यादा खुशी खुशी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, मगर तभी पास ही में मौजूद झील के अंदर पानी गर्म होकर उबलने लगता है और देखते ही देखते शहर के बीचों बीच ठोस कंक्रीट से बनी हुई रोड क्रैक होना शुरू हो जाती है और कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत ज्यादा गाड़ियां और लोग उस गड्ढे में गिरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता करके वो गड्ढा बड़ा होता गया, जिसके चलते ईव ने तुरंत ही अपनी गाड़ी का बैक गियर लगाया और पूरी तेजी से पीछे जाने लगी। वो गड्ढा देखते ही देखते बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और सैकड़ों की तादाद में लोग उसके अंदर गिरने लगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चकनाचूर होकर उस गड्ढे के अंदर चली जाती हैं। ईव और उसका परिवार भी गाड़ी के जरिए पीछे जा रहा था, लेकिन उनकी कार पीछे वाली कार से टक्कर खा जाती है। रास्ता बंद होने के कारण वो सभी कार से निकलकर पैदल ही भागना शुरू कर देते हैं, मगर भागते भागते जोश ने देखा कि एक छोटी बच्ची डर के मारे गाड़ी के नीचे छुपी हुई है। जोश उसकी मदद करने के लिए उसे सहारा देता है और उसे उसकी माँ को देकर खुद वापस आने की कोशिश करने लगा, मगर अफरा तफरी में लोग उसके अंदर बचे और बेचारा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जोश के नीचे गिरने के बाद ईव की नजर अपने बेटे जोश पर जाती है, जो पलक झपकते ही गड्ढे के अंदर गिर गया। ईव अपने बेटे की मौत देखकर पूरी तरह शौक में आ गई, लेकिन गड्ढा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी ईव खुद भी उस गड्ढे में गिरने लगी, मगर गिरने से पहले इजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन ईव ये बात जानती थी कि गड्ढा और भी बड़ा हो सकता है, इसलिए अगर इजी यहाँ से ना गई तो ईव के साथ साथ इजी भी मारी जाएगी। ईव ने बोला, बेटी मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे भाई से भी बहुत प्यार करती थी और तुम्हारे पिता से भी। इतना कहकर ईव ने इजी से अपना हाथ छुड़ाया और खुद बेचारी गड्ढे के अंदर गिर जाती है। जब गड्ढा और भी ज्यादा बड़ा होने लगा तो इजी ने अपने आप को तुरंत ही संभाला और गड्ढे से दूर भागना शुरू कर दिया। यहाँ हम देख पाते हैं कि इजी की एक टांग कटी हुई है, जिसके कारण वो ज्यादा तेज भाग नहीं पा रही थी, लेकिन इजी की ये खुशकिस्मती थी कि गड्ढा बढ़ते बढ़ते रुक जाता है और इजी मरने से बच गई। फिर हमें दिखाया जाता है वो गड्ढा जो 2 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा होता है और तभी वो सीन कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं इजी के पिता गेविन को, जो अपनी एयरफोर्स की ड्यूटी करके घर वापस जा रहा था, लेकिन घर जाने से पहले उसे मोबाइल पर वापस ऑफिस आने का बोला जाता है। जब वो अपनी बॉस से मिलता है तो उसकी बॉस कहती है, देखो गेविन, मुझे लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने बताया और तुम्हारे साथियों ने भी बताया कि तुम्हें अजीब तरह के विजन्स आते हैं। अब मुझे नहीं पता ये विजन्स क्यों आते हैं, लेकिन इन्हें 15 दिनों के अंदर अंदर ही ठीक कर लो। मैं तुम्हें 15 दिनों की मैटरनिटी लीव दे रही हूँ। उम्मीद है जब 15 दिन खत्म होंगे तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ पहले से बेटर होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन तुम्हें नौकरी से निकालना भी पड़ेगा। जब गेविन अपने बॉस की डांट सुनकर बाहर आया तो कॉरिडोर में लगी हुई एलईडी पर लगातार ये खबर आ रही थी कि लॉस एंजलिस के अंदर पता नहीं कैसे एक बहुत बड़ा सिंक होल क्रिएट हो चुका है, यानी इतना बड़ा गड्ढा जिसकी ऊंचाई या कह लो कि गहराई मापी नहीं जा सकती। इतने में ही गेविन को अपनी बेटी इजी का कॉल आता है, जिसे सुनकर गेविन बहुत ज्यादा परेशान हो गया। गेविन ने कहा, बेटी तुम रोना बंद करो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यहाँ हम देखते हैं गड्ढे के आसपास का सीन, जहाँ पर गवर्नमेंट ने सभी लोगों को गड्ढे के पास आने से दूर कर दिया था। अब ये सारा आर्मी के कंट्रोल में है, लेकिन तभी वहाँ पर गेविन आ जाता है। गेविन खुद भी एयरफोर्स का हिस्सा है, इसीलिए गेविन को अंदर आने दे दिया जाता है। वो अपनी बेटी इजी के पास आया और उसे गले लगाकर शांत करता है। इजी रोते रोते कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मॉम और भाई को नहीं बचा पाई। ये सुनकर गेविन के तो मानो होश ही उड़ गए, लेकिन अगले ही पल हमने देखा अजीब तरह के परिंदों को, जो नॉर्मल परिंदे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। ऐसे परिंदे इंसानों ने पहले कभी नहीं देखे, और तो और वो परिंदे उसी गड्ढे में से बाहर आ रहे होते हैं, जिनको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। लेकिन अभी तो उनके साथ बुरा होना शुरू ही हुआ था, और जितना कुछ उनके साथ बुरा होने वाला है ये उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। फिर सीन कट हुआ और हम देखते हैं ईव को, जिसे लगातार अपने उस गड्ढे के अंदर गिरने के विजन्स आ रहे थे। वो अपने आप को एक ग्रीन कलर की रोशनी में से गुजरता हुआ पाती है, और फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को जंगल के बीचों बीच पाया। पास ही में कुछ मलबा भी था जो उसी गड्ढे के कारण यहाँ आ चुका था। ईव को लगता है शायद वो मर चुकी है, क्योंकि इतने गहरे गड्ढे में गिरने के बाद आखिर कोई इंसान कैसे ही बच पाएगा। लेकिन तभी ईव ने जैसे ही आसमान की ओर देखा तो वहाँ पर हरे कलर की रोशनी चमक रही थी। इसके तुरंत बाद ईव ने अपना मोबाइल चेक किया, लेकिन मोबाइल
मोबाइल में भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता। फिर वो आसपास देखकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगती है। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी, जिस पत्थर पर खून से रगा हुआ हाथ का निशान था। लेकिन पता नहीं क्यों ईव हड़बड़ी में आकर वहाँ से दूर भाग जाती है। लेकिन टेंशन में आकर वो एक चीज पीछे ही भूल गई थी। उसके गले में जो लॉकेट था, जिस लॉकेट के अंदर उसकी और गेविन की वेडिंग रिंग है, ईव ने उसे वहीं पर छोड़ दिया। अब यहाँ वहाँ काफी देर घूमने के बाद आखिरकार ईव को एक आदमी नजर आ ही जाता है। वो आदमी लगातार एक पेड़ की ओर देख रहा होता है, लेकिन तभी ईव की आवाज सुनकर उसने तुरंत ही ईव पर गन तान दी। ईव कहती है, प्लीज तुम्हें मुझसे कोई भी खतरा नहीं है। मगर वो आदमी कहता है, मेरा नाम है कोलमैन और मुझे माफ करना, मैं बहुत ही हड़बड़ा चुका हूँ। मैं पिछले 2 घंटों से यहाँ पर तुम जैसे किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी ईव की नजर पड़ती है काफी दूर उठने वाले काले धुएं पर, जिसे देखकर वो तुरंत धुएं की ओर भागने लगी। भागते भागते फाइनली वो एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर काफी लोग और टूटा हुआ मलबा नीचे गिर रखा था। वहाँ पर मौजूद किसी को भी कुछ अंदाजा नहीं होता आखिर वो यहाँ पर आए तो आए कैसे। ईव तुरंत ही उन सब में से अपने बेटे जोश को ढूंढने लगती है। कुछ देर यहाँ वहाँ ढूंढा ढांडी करने के बाद थोड़ी दूर से जोश अपनी माँ को आवाज लगाता है, जिसके चलते ईव तुरंत ही अपने बेटे जोश को गले लगाकर बहुत ज्यादा खुश हुई। लेकिन जोश कहता है, मोम हम आखिर यहाँ पर आए तो आए कैसे। कुछ देर बाद वहाँ पर एक और औरत आ गई जो अपने आप को पुलिस वाली कहती है और कहती है, मैं हूँ मैरी। मैं सभी लोगों से पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद किसी न किसी को कुछ अंदाजा हो कि हम यहाँ पर किस तरह फंसे हैं। लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम है हरीश, वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर ईव, मैरी, जोश और एक लड़की जिसका नाम है रायली, वो हरीश के पास आ जाते हैं। उन्होंने हरीश से हंसने की वजह पूछी। हरीश कहता है, मुझे तो लगता है कि हम सब लोग मर चुके हैं और तुम लोग खामखा में ही अपना दिमाग खराब कर रहे हो ये जानने के लिए आखिर हम यहाँ पर आए कैसे। बताओ, तुम लोगों ने अपनी असली जिंदगी में भी कभी इतना दिमाग खर्च किया था जो अब कर रहे हो। कुछ देर बाद वहाँ पर डॉक्टर सैम आए जो रायली के ही पिता थे। डॉक्टर ने कहा, आप हरीश की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि इसने नशा कर रखा है। ये सुनते ही ईव, मैरी, जोश और रायली को जरा सी राहत मिलती है। मगर तभी वहाँ पर कोलमैन आ गया। कोलमैन उन सबको बोलता है, मैं बताता हूँ कि तुम सब लोग कहाँ से आए हो। तुम सब लोग उस हरी आसमान पर चमकने वाली रोशनी से आए हो और मैं तुम सबको पहले ही बता दूं, हम जहाँ से आए हैं वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हमें अपनी किस्मत को कबूल करना होगा। मगर वहाँ पर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने हर जगह की तलाशी लेना शुरू कर दी। उनको पता था कि जल्द से जल्द उन्हें खाने, शेल्टर और पानी की कमी होने वाली है। सब लोग गाड़ियाँ तलाशते, कुछ काम की चीज मिलती तो उसे इकट्ठा कर लेते। यहाँ तलाशी के दौरान हम देखते हैं हरीश को जो रायली पर लाइन मार रहा था, मगर रायली उसे भाव नहीं देती। रायली ने कहा, प्लीज मेरा एक बॉयफ्रेंड पहले से है, इसलिए तुम तो मुझसे दूर ही रहो। हरीश कहता, देखो अपने आसपास, यहाँ पे ना तो कोई गर्लफ्रेंड है ना तो कोई बॉयफ्रेंड, अब जो कुछ भी है हम ही है। मगर रायली इस बात पे यकीन नहीं कर रही थी। रायली कहती है, हम बहुत जल्द यहाँ से निकलने वाले हैं और मैं जान भी नहीं पाऊंगी कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसलिए अपने काम पे फोकस करो। यहाँ ढूंढा ढांडी करते हुए ईव को जंगल में से अपने बेटे जोश की आवाज आती है। जब ईव भागती हुई वहाँ पर पहुंची तो जोश कहता है कि मैरी सबसे छुप कर जंगल में खाने के लिए अपनी चीजों को दबा रही थी। जब वहाँ पर ईव आई तो उसने मैरी की दबाई हुई चीजों को बाहर निकाल लिया। ईव ये देख बहुत ज्यादा गुस्सा हुई, मगर मैरी कहती है, मैं पुलिस वाली हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, इसलिए तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। लेकिन जैसे कि तुमने मुझे देख लिया, अब तुम्हें रिश्वत तो देनी ही होगी। ऐसा करने के लिए मैरी उन दोनों को 2 चॉकलेट बार देती है और खुद पूरे का पूरा पैकेट लेकर वहाँ से चली गई। यहाँ हम देखते हैं हरीश और रायली को, जिन्हें एक महंगी कार की डिग्गी में से काफी ज्यादा नशे के पैकेट्स मिलते हैं। हरीश कहता है, जो नशा मैं करता हूँ ये उससे भी 8 गुना ज्यादा तेज है, इसलिए इसे ना ही छुए तो अच्छा होगा। यहाँ हम देखते हैं ईव और जोश को जो चलते चलते एक गाड़ी के पास आए जिसमें पहले से एक बूढ़ा आदमी मरा हुआ था। जोश ये देखकर बहुत डर जाता है। तभी ईव ने उसे सहारा दिया, लेकिन इतने में ही जंगल से एक भेड़िया जो दिखने में काफी खूंखार लग रहा था, वो जोश और ईव पर अटैक करने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए जोश अपनी माँ के साथ सभी लोगों के पास आ गया। लेकिन तभी हमने देखा हरीश को जो एक कार में पहले से कुछ चीजें ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर रायली आई जिसके पीछे भी एक भेड़िया पड़ा हुआ था। रायली ने हरीश से दरवाजा खोलने का कहा, मगर हरीश डरा सहमा हुआ कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए रायली डर के मारे कार के नीचे छुप जाती है। जब डॉक्टर सैम ने अपनी बेटी को भेड़िए का शिकार बनते हुए देखा तो वो जानबूझकर भेड़िए को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। लेकिन तभी वो भेड़िया एक परिवार के पीछे पड़ गया और देखते ही देखते लिंडा नाम की लड़की के पिता को गले से पकड़कर जंगल में ले जाता है। यहाँ हमने देखा जोश और उसकी मॉम ईव को, जिनके पास आखिरकार वो भेड़िया आ गया था। उस भेड़िए ने जोश के पेट पर वार किया जिससे बेचारा जोश नीचे गिर जाता है। लेकिन जब वो भेड़िया ईव की ओर बढ़ा तो कोलमैन ने एक गन से उसे शूट करके जान से मार डाला। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस भेड़िए ने पहले से ही जोश की बहुत बुरी हालत कर दी थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर सैम आया और ईव को कहता है, मैं डॉक्टर हूँ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए, वरना आपका
बेटा नहीं बचेगा। इसलिए ईव रायली की मदद से अपने बेटे जोश को उठाकर बस के अंदर लिटा देती है। जब डॉक्टर सैम ने जोश का घाव देखा तो घाव की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी और उसमें से लगातार खून बहे जा रहा होता है। डॉक्टर सैम ने कहा, रायली तुम ईव के साथ जाओ और जितने कपड़े हो सके यहाँ पर ले आओ और देखो तुम्हें कोई फर्स्ट एड किट मिलती है या नहीं। ऐसा करने के लिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, मगर बेचारे जोश को कमर तोड़ देने वाला दर्द हो रहा था। इधर हम देखते हैं लॉस एंजलिस शहर का सीन, जहाँ पर CIA की हेड सबके सामने आकर सबको ये भरोसा देती है, हम गड्ढे के अंदर गिरने वाले लोगों को रेस्क्यू कर लेंगे। हमें नहीं पता वो जिंदा है या मुर्दा, लेकिन है तो वो इंसान ही। इसीलिए जैसे ही हमारे ड्रोन्स गड्ढे का मुआयना करके बाहर आएंगे तो हम रेस्क्यू मिशन अंदर भेज देंगे। तभी दूर खड़ी हुई इजी और उसका पिता गेविन जोश और ईव के बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन तभी गेविन को अचानक से कुछ विजन्स आने लगती हैं, जिस विजन के अंदर उसे ईव और उसका बेटा जोश दिखाई दिए। वो पत्थर भी दिखाई दिया जिस पर खून से रंगा हुआ हाथ का निशान था। वो ये सब कुछ अपनी बेटी इजी को बताता है, मगर इजी ने कहा, डैड आपको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। ये सुनते ही गेविन गुस्सा हो जाता है। गेविन ने कहा, तुम तो मेरी बेटी हो ना, प्लीज तुम तो मुझ पे यकीन करो। मैं जो कुछ भी देखता हूँ उनका कोई ना कोई मतलब जरूर है। मैंने तुम्हारी माँ ईव को देखा और तुम्हारे भाई जोश को भी, और वो इस गड्ढे के अंदर बिल्कुल सही सलामत है। बस हमें किसी तरह उनको बाहर निकालने के बारे में कोई टेक्निक सोचनी होगी। यहाँ हम देखते हैं CIA की हेड वेल्समैन को, जो अपने कैंप के अंदर आई होती है। दरअसल वेल्समैन वो फुटेज देखने आई थी जो फुटेज ड्रोन्स ने कैप्चर की थी। जब एक सोल्जर वेल्समैन को वो फुटेज दिखाने लगी जिसमें वेल्समैन ने देखा कि उनका ड्रोन गड्ढे के अंदर जा चुका है। गड्ढे के अंदर ना तो कोई मिट्टी है, ना मलबा, ना लोग, ना गाड़ियाँ, बल्कि है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट ही, जिस लाइट के पास जाते ही ड्रोन अपने सिग्नल खो देता है और बुरी तरह क्रैश हो जाता है। ये सब कुछ वेल्समैन और पूरे CIA के लिए बिल्कुल नया था। यहाँ हम देखते हैं ईव और रायली को, जो किसी तरह करते हुए फर्स्ट एड किट डॉक्टर सैम को देती है। लेकिन डॉक्टर सैम ने अपने सारे हरबे आजमा लिए। डॉक्टर ने कहा, हमें एंटीबायोटिक्स और मॉर्फिन की जरूरत है, और वो फर्स्ट एड किट में नहीं होते। लेकिन यहाँ जोश को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ईव अपने बेटे को लगातार सहारा दिए जा रही थी, मगर डॉक्टर सैम ईव को जोश से जरा दूर लाकर बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन हम जोश को नहीं बचा सकते, क्योंकि मेरे पास पूरे इक्विपमेंट्स और पूरी मेडिसिन नहीं है। लेकिन तभी ईव को याद आया कि जब वो गिर रहे थे और गड्ढा अभी छोटा सा ही था, तो उसने एक एम्बुलेंस को नीचे गिरते हुए देखा था। अगर हम उस एम्बुलेंस को ढूंढ ले तो उसमें काफी सामान होगा जो मेरे बेटे की मदद कर सकेगा। इसलिए तुम यहाँ पर रुको और मैं किसी तरह करके उस एम्बुलेंस में से चीजें लाती हूँ। मगर डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें क्या और कौन सी चीजें चाहिए। इसीलिए हम दोनों जाएंगे और हमारे पीछे से रायली जोश का ख्याल रखेगी। ऐसा करने के लिए डॉक्टर सैम अपनी बेटी रायली के पास जाता है और उसे कहता है, देखो बेटे, सिंपल सी बात है, अगर बुखार की वजह से उसका जिस्म ठंडा हो जाए तो तुम्हें किसी न किसी तरह करके उसका जिस्म गर्म करना होगा। अगर वो गर्म हो जाए तो उसे ठंडा, और किसी भी हालत में उसकी आंखें बंद मत होने देना। इधर ईव अपने बेटे जोश को बोलती है, मैं रात होने से पहले तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी और तुम्हें धीरज रखनी होगी। जोश अपनी मॉम को यहीं पर रुकने का कहता है, मगर ईव को पता था अगर वो एम्बुलेंस को ढूंढने ना गई तो फिर वो अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएगी। ऐसा करने के लिए डॉक्टर सैम और ईव निकल पड़ते हैं एम्बुलेंस को ढूंढने। चलते चलते जब वो एक जंगल में आए तो वहाँ पर पहले से कोलमैन मौजूद था, जो गन को अपने गले पर रखकर अपनी ही जान लेने पर तुला होता है। ईव और डॉक्टर सैम ने उसे ऐसा करने से रोककर वापस सबके साथ ग्रुप में चले जाने का कहा, मगर कोलमैन अब और भी ज्यादा जीना नहीं चाहता था। लेकिन ईव कोलमैन को मरने से पहले एक आखिरी फेवर करने का कहती है। ईव ने कहा, प्लीज, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए एम्बुलेंस ढूंढ रही हूँ। ये सुनते ही कोलमैन कहता है, एम्बुलेंस मैंने कहीं ना कहीं तो देखी है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है मैंने कहाँ देखी है। बस इतना ही था कि ईव और डॉक्टर सैम उसे अपने साथ चलने का कहकर कोलमैन से एक छोटा सा एहसान मांगते हैं, और कोलमैन भी दिल का अच्छा होने की वजह से उनकी मदद करने को मान जाता है। इधर हम देखते हैं गेविन को, जो वेल्समैन और उसके सेक्रेटरी को बोलता है, मुझे लगता है कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है, आपको बस नीचे रेस्क्यू मिशन करना होगा। अगर कोई काबिल पायलट नहीं है तो प्लीज मुझे कोई ड्रोन या मुझे कोई हेलीकॉप्टर दे दीजिए, मैं खुद ब खुद नीचे जाकर बाकी सभी सर्वाइवर्स को बाहर निकाल लूंगा। और हाँ, आप मुझ पर यकीन कर सकते हो क्योंकि मैंने बहुत से मिशंस को पूरा किया है। मगर वेल्समैन उसकी एक भी नहीं सुनती और गेविन को कुछ भी जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली गई। यहाँ हम देखते हैं गेविन को, जो अपनी बेटी को लेकर अपनी साली के यहाँ आया होता है, और फिर गेविन कुछ फैमिली फोटोज में से एक फोटो को ढूंढने लगा, जिस फोटो में गेविन, ईव और वो पत्थर थे जिस पर खून से रंगा हुआ हाथ का निशान था। गेविन की हरकतें देखकर इजी अपने पिता को ये सब कुछ रोक देने का कहती है। जब गेविन नहीं रुका तो इजी गुस्से में आकर अपने पिता को बोलती है, देखिए बाबा, शायद आप ये मानना ही नहीं चाहते कि मॉम हमारे बीच नहीं रही,
लेकिन असलियत तो ये है कि हम दोनों बस अकेले यहाँ पर मौजूद हैं। हमें बस उनकी डेड बॉडी चाहिए। इस तरह करते हुए आप हमारी प्रॉब्लम्स को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हो। गेविन को अपनी बेटी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन फिलहाल उसे अपनी बेटी की प्रॉब्लम्स को और ज्यादा नहीं बढ़ाना था। इसलिए वो अपनी साली को बोलता है, जाओ जाके इजी का ध्यान रखो। लेकिन अगले ही पल गेविन को और भी ज्यादा विजन्स आने लगते हैं, जिसमें उसने फिर एक मर्तबा वही पत्थर देखा, मलबे का एक टुकड़ा देखा और अपनी पत्नी ईव को देखा। और कुछ देर ढूंढा ढांडी करने के बाद उसे वो फोटो भी मिल जाती है, जिस फोटो के अंदर वो दोनों उस पत्थर के सामने खड़े होकर पिक्चर बनवा रहे थे। बस इतना ही था कि गेविन तुरंत ही फोटो वाली लोकेशन पर जाने लगता है। यहाँ हमने देखा ईव, कोलमन और डॉक्टर सैम को, जो चलते चलते एम्बुलेंस के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी सीन कट हुआ और हमें जोश दिखाया जाता है, जो ठंड के मारे कांप रहा था। उसे गर्मी की जरूरत थी, लेकिन बेचारी रायली को यही नहीं पता होता कि अब वो करे तो करे क्या। इसलिए रायली अपनी जैकेट उतार कर जोश की छाती पर रख देती है, लेकिन इस चीज का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। जोश अब भी लगातार कांपे ही जा रहा होता है। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं गेविन को, जो उस लोकेशन पर पहुंच चुका है जिस लोकेशन के उसे विजन्स आते थे। ये देखकर गेविन बहुत ज्यादा खुश हुआ और तो और गेविन ने एक शवल की मदद से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी खोद दिया, इस उम्मीद में कि शायद गेविन को वहाँ पर अपनी पत्नी का कोई क्लू मिल जाए। लेकिन जब काफी देर गेविन ने अपनी बेटी इजी का फोन नहीं उठाया, तो इजी अपने पिता के फोन को ट्रैक करते हुए ठीक वहीं पर पहुंच गई और अपने पिता को वहाँ से वापस घर चलने का कहती है। अब गेविन को भी कुछ हाथ नहीं लगा था, इसलिए गेविन उन दोनों को चलने का कहता है और कहता है मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले जब गेविन ने आखिरी मर्तबा गड्ढे के अंदर नजर डाली, तो वहाँ पर उसे कोई और चीज नहीं बल्कि ईव के गले में पहना हुआ वही लॉकेट मिलता है, जिसमें गेविन और ईव की एंगेजमेंट और वेडिंग रिंग होती है। ये सब कुछ वो इजी और अपनी साली को भी बताता है और कहता है, बताओ ये रिंग यहाँ पे क्या कर रही है, जबकि इस रिंग को तो ईव के गले में होना चाहिए था। इजी कहती है वो मॉम के गले में ही थी, लेकिन पता नहीं ये रिंग इस जगह पर क्या कर रही है और जमीन के इतने नीचे क्या कर रही है। इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों सीरीज बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। आज मेरा गला जरा सा खराब था, इसीलिए एक्सप्लेनेशन कुछ उतनी खास नहीं थी, लेकिन अगर आपको ये पसंद आई तो पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आगे आगे वो कुछ होगा जो आपने सोचा भी नहीं है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।